हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे EMRS द्वारा निकली हुई वैकेंसी टीजीटी के सिलेबस के ऊपर, जिसमें कि हम हिंदी सिलेबस पर बातचीत करेंगे। टीजीटी का सिलेबस देखते समय आप निश्चित तौर पर पीजीटी के सिलेबस को जरूर देखिए, क्योंकि इससे अनुमान लगेगा कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के पाठ्यक्रमों में क्या अंतर है। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई किए हों, तो एक अंतर जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों सिलेबसों में क्या अंतर है। हालांकि जब हम पीजीटी पर बातचीत किए थे तो इसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन जब हम टीजीटी के सिलेबस को देख रहे हैं तो ये सिलेबस काफ़ी संतुलित है। ठीक है, तो चलते हम सीधे बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबसों में क्या समानता है और क्या असमानता है। वैसे देखा जाए तो जो पार्ट ए दिया गया है, जिसमें कि पार्ट ए मैं इसको कह रहा हूँ, जिसमें कि 6 भाग हैं, 1 से लेकर 6 तक, जहाँ आपको 40 प्लस 30 यानी कि 70 सवाल पूछे जाएंगे। और ये पार्ट ए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए समान है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर किया गया है। अगर इस चैनल पर आप पहले से जुड़े होंगे तो मैंने कॉमन पेपर नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि पीजीटी को ध्यान में रखते हुए। तो टीजीटी और पीजीटी का जो कॉमन पेपर है वो लगभग समान है, कोई ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। बस अंतर एक जगह पर है, जो कि दिया गया है खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स। ये जो पॉइंट है ये केवल फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ही है। हालांकि पिछली बार जब मैं विज्ञापन पर बातचीत कर रहा था तो इसको एक तरीके से मैं सबके लिए बता दिया था, लेकिन यहाँ पर एक सुधार करने की ज़रूरत है कि जो भी कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई किए होंगे उन्हीं को खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स तैयार करके जाना है। बाकी अन्य लोगों को इसको छोड़कर सभी बिंदु तैयार करने हैं, जिस पर कि हमने पीजीटी के सिलेबस के दौरान हिंदी में अनुवाद करके आप सभी को बताया था। तो इस मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रिपीट ना करूँ, बस बता दूं कि आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडोगॉजी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में दिया गया है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपके पार्ट 6 में पूछे जाएंगे, और इसको आपको अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ से 40% दोनों में आपको अंक पाने हैं, तभी आपका मूल्यांकन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक किया जाएगा। तो इस सावधानी को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर हम हिंदी विषय के सिलेबस पर बात करें तो सिलेबस जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, ऐसा ही सिलेबस होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये सिलेबस कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है वो गद्य साहित्य है, ठीक है, और दूसरा जो भाग है इसका काव्य भाग है, और तीसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। तो ये 3 भागों में बटा हुआ ये सिलेबस है। जैसा कि आप पीजीटी का सिलेबस देखेंगे तो उसका सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और समझ में नहीं आता है कि किसको पढ़ें और किसको छोड़ें। लेकिन टीजीटी का इन्होंने सिलेबस काफ़ी संतुलित दृष्टिकोण से बनाया है। अगर हम बात करें गद्य साहित्य का, तो इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, जिसके अंतर्गत उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक एवं एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न, संस्मरण रेखाचित्र पर आधारित प्रश्न, आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके लिए कौन सी किताब पढ़ी जा सकती है। तो पहला तो अगर आपके पास कोई विश्वसनीय वन लाइनर बुक हो तो उसको जरूर आप पढ़िए। इसके बाद प्रामाणिक तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का गद्य साहित्य
जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो उसको आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि किताबें, मूल किताबें आपको एक बार खरीदनी है और उनका उपयोग एक से अधिक परीक्षाओं में करना है। तो गद्य साहित्य आपको देख रहे हैं कि पहला यहाँ पर भाग है टीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत। उसमें उद्भव और विकास से लेकर उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जितनी भी चीजें हैं जिसको कि आप लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी के समय तैयार करके, याद करके जाते हैं। तो ये नया नहीं है, बस केवल सिलेबस से हमें परिचय प्राप्त करना है, तो देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग के ऊपर, जो है काव्य भाग, जिसमें लिखा गया है हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, जिसके अंतर्गत निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, यहाँ पर देखिए त्रुटियां पीजीटी के सिलेबस में भी थी मात्रात्मक, और यहाँ पर भी हैं, और सूफी काव्य। साथ में आपको पढ़ना है रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। देखिए त्रुटियां यहाँ पर है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये आपको पढ़ना है। आधुनिक कालीन काव्य, देखने में ये सिलेबस आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा ये नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ है। अब इसके लिए भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, दो तीन हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको हर हालत में पढ़ना ही चाहिए। पहली जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरी पुस्तक नगेंद्र द्वारा जो संपादित है, ये सभी किताबें आपके पास होंगी भी। इसके बाद बच्चन सिंह की पुस्तक, ठीक है। अगर आप चाहें तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक को भी रख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास निश्चित तौर पर इन किताबों, इन मूल किताबों के साथ तो पढ़ना ही चाहिए, साथ में विश्वसनीय वन लाइनर बुक होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बार बार विश्वसनीय वन लाइनर किताब कह रहा हूँ, तो इसलिए विश्वसनीय कहना पड़ रहा है क्योंकि बाजार में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जो कि दावे पेश करते हैं कि यहीं से सारे सवाल आते हैं। तो आप उन नोट्सों के पीछे नहीं भागेंगे, एक अच्छी सी किताब आप खरीद कर उसको बस रिवीजन के लिए रखेंगे, बाकी मूल किताबों का समय निकाल कर आप अध्ययन करते रहेंगे। तो ये तो हो गया काव्य भाग, जिसमें सिलेबस छोटा दिख रहा है लेकिन हर काल का नाम इसमें ले लिया गया है, कोई चीज छूटा नहीं है, ठीक है। आदिकाल से लेकर समकालीन तक का आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा विवरण दे दिया गया है। मैंने किताबों पर भी बातचीत कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग के ऊपर। तीसरा भाग भी आप देख रहे हैं कि दो खंडों में बटा हुआ है, एक तो है हिंदी भाषा को लेकर और दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण को लेकर, यानी कि हिंदी व्याकरण को लेकर। तो इसको आप दो तरीके से देखिए, ठीक है। आ, इसके लिए भी आपको अलग अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आपको भाषा की जानकारी भी रखनी पड़ेगी, साथ में व्याकरण की जानकारी भी रखनी पड़ेगी। और जब मैं सिलेबस पर बात करूंगा तो आपको लगेगा कि आप तो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को पढ़े हुए हैं, बस EMRS के दृष्टिकोण से आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। हिंदी भाषा का विकास एवं व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण में बात करें तो हिंदी भाषा का इतिहास आपको पढ़ना है, इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां पढ़ना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं लगातार हिंदी भाषा को लेकर कई वीडियो लेक्चर बनाया हूं, चाहे वो हिंदी भाषा का विकास हो, चाहे उपभाषाएं हो, चाहे बोलियां हो। आपको थंबनेल पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज आ गई हैं कि हर वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना एक तरीके से आप देखेंगे कि दोहराव है। हालांकि इसके प्रैक्टिस सेट को लेकर, इसके रणनीति को लेकर मैं आप सभी के साथ हमेशा उपस्थित रहूंगा। आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, गंभीर हैं, तो इस सिलेबस को प्रिंट आउट करके आप अपने पास रखिए और चैनल पर जो भी उपलब्ध वीडियो हो उनको जरूर जाकर देखिए, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आपने देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में ये सिलेबस में रहता ही रहता है। दूसरा है देवनागरी लिपि का विकास, एक तरीके से देखा जाए
तो देखिए यहाँ पर कुछ त्रुटियां हो गई हैं जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि देवनागरी हमें तैयार करके जाना है। देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वर्ण विचार के अंतर्गत आपको पढ़ना है उच्चारण, वर्तनी एवं संधि के बारे में। शब्द विचार और शब्द रचना के अंतर्गत पढ़ना है पर्याय, वाची, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद विकारी शब्द, अविकारी शब्द। वाक्य रचना के अंतर्गत पढ़ना है रचना और अर्थ के आधार पर पद परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी के विविध रूपों को भी हमें पढ़ना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि इस चैनल पर आपको उपलब्ध न मिले। ठीक है, अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से कमर कस के EMRS नाम से एक नोटबुक रजिस्टर जरूर बनाइए और उसके हिसाब से वीडियो को देखते जाइए। और हर एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको नोट कर लीजिए, जो चीज़ आपके लिए नई दिखाई पड़ती है उसको नोट कर लीजिए। बाकी चीज़ों को अपने दिमाग में आप उसको सेव करते जाइए, उस पर चिंतन मनन कीजिए। नहीं तो फिर नोट्स और वीडियोज देख के नोट्स बनाने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके पास प्रिंटेड नोट्स और किताबें बहुत सारी होंगी, लेकिन जब आप किसी शिक्षक के साथ कदम से कदम मिलाकर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। आजकल की स्थिति में आपको आपके पास बैठकर पढ़ाने वालों की कमी है। भले आप कोचिंग सेंटर में एडमिशन लें जहाँ पर 400-500 का बैच चलता है, तो मुश्किल से बहुत कम लोग शिक्षक के नज़र में रहते हैं। बाकी लोग फीस जमा करके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं और समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि हमने इस कोचिंग में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। बाद में जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद लगता है कि अगर हम सेल्फ स्टडी किए होते तो आज बेहतर स्थिति में होते। तो मैं आप सभी के साथ इसीलिए जुड़ा हुआ हूँ कि अगर आप बड़े-बड़े शहरों में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड शहरों में जाकर कोचिंग इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको निराश, हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति शिक्षक के तौर पर आपके साथ है, जो कि आपको समय-समय पर प्रोत्साहित करता रहेगा, आपका मनोबल बढ़ाता रहेगा। तो उम्मीद है कि EMRS TGT के सिलेबस से आप परिचित हो गए होंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 के अंतर्गत जो भी सिलेबस है, जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो ये डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर है। ठीक है, और इससे कुल 65 सवाल आएंगे। ये डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर है और यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे बल्कि 65 आएंगे और टोटल जो सवाल हैं उनकी संख्या 150 है। तो लगभग ये मानकर चला जाए कि 50% आपका हिंदी सिलेबस से सवाल रहेगा और 50% अन्य जो भी 1 से लेकर 6 तक के पार्ट बने हुए हैं उनसे सवाल रहेंगे। तो दोनों पार्टों को आपने देख लिया। जो कॉमन पेपर है वो पीजीटी के समान ही है, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। पीजीटी का भी आपने देख लिया। तो कई ऐसे टॉपिक होंगे जो पीजीटी में भी कॉमन आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें जनसंचार और इस तरीके के टॉपिक्स को थोड़ा नहीं पढ़ना है। हालांकि नीचे में प्रयोजन मूलक एक दे दिया गया है यहाँ पर, तो हो सकता है कि 1-2 सवाल यहाँ से आ जाएं। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप इस चैनल पर इस सिलेबस के अनुसार वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। हर सिलेबस, हर पॉइंट पर आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी हम प्रैक्टिस सेट के साथ चाहेंगे कि आपकी तैयारी करवाएं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप केवीएस की तरह इसकी भी तैयारी करा दीजिए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं हर परीक्षा को बहुत ही सीरियस और गंभीरता के साथ लेता हूँ। केबीएस एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र में यूजीसी, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब मैं उसी हिसाब से तैयारी कराने का प्रयास करता हूं।
बस जिसकी तिथि जिस हिसाब से आएगी उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को नई धार और उसको तेजी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो सिलेबस से आप परिचित हो गए होंगे, इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।